बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग ऐसी केमिकल्स रिएक्शन या फिर हम लोग एसिड बेस या सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या हो, आयंस हमारे इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। सिंपल नाम से ही फील आ रही है आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें आयंस क्या रहे हैं, हमारे इक्विलिब्रियम में रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब रिएक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मेनली हम लोग इसमें एसिड बेस सॉल्ट इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें हम पीएच स्केल ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। जब वाटर में हम लोग एसिड बेस को डिजोल्व करते हैं तो कैसे हमारे H+ निकलते हैं, क्या पीएच होता है, कैसे एसिडिक कैसे टाइप की बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइंड होती है, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें जो यूज होती है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब्सटेंस को हम लोग स्टडी करेंगे जो कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, एक हमारे पास होता है कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन से होते हैं, सो दी कंडक्टिविटी और फ्लो ऑफ करंट। और नॉन कंडक्टर होते हैं, कौन से होते हैं, नॉट सो दी कंडक्टिविटी और फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को शो करते हैं, कंडक्टिविटी या फिर फ्लो ऑफ करंट जिसमें हो जाता है, मतलब जिसमें करंट हमारा फ्लो कर सकता है वो क्या होते हैं, कंडक्टर। और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता वो कौन से होते हैं, हमारे नॉन कंडक्टर, या फिर हम लोग इंसुलेटर भी हम लोग बोलते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है हमारे पास, शुगर हो सकती है। चलो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं हमारे पास प्लास्टिक, शुगर सॉल्यूशन, ये सब ETC। ये सब क्या होते हैं हमारे, शुगर का कोई आप सॉल्यूशन ले लो, ये सब क्या होते हैं हमारे पास नॉन कंडक्टर की हमारी कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये हमारे पास क्या होगा, नॉन कंडक्टर, इनमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं होती। अब नॉन मेटल्स में अब ग्रेफाइट हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है। ग्रेफाइट क्या करता है, नॉन मेटल होती हुई भी क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या करते हो, ग्रेफाइट। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें बच्चों, तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर को ये क्या कर रहे हैं, हमारे करंट फ्लो कर रहे हैं। अब करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे दो टाइप के आते हैं कंडक्टर में। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है हमारे पास आयनिक कंडक्टर। देखो नाम से ही फील आ रही है मेटेलिक कंडक्टर, मतलब इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी जिसमें आती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। और इसमें किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस मतलब ऐसे आयंस जो मूव कर सके। इनमें आयंस की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी आती है। और इसमें किसकी वजह से आती है, हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल जितने भी मेटल हो गए, आप ग्रेफाइट ये सब लिख सकते हो। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl, एक्वस सॉल्यूशन, ETC,
ये सब टाइप की जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे आयनिक कंडक्टर। तो सिंपल हमें फील आ रही है भाई कि जो कंडक्टर होते हैं कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसा हमारे पास सब्सटेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग मेटेलिक कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, आयंस के मूवमेंट की वजह से, फ्री आयन मूव करते हैं, आयन के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इसमें कंडक्टिविटी आ रही है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग आयनिक कंडक्टर। ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है और ये आयंस की फ्लो होने की वजह से होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा हम लोग डिटेल में किसकी बात करेंगे, आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयनिक कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। और ये आयंस किस में रहते हैं, फ्री आयंस इन सॉल्यूशन में फ्री आयंस रहते हैं तो क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टिविटी आती है आयंस के मूवमेंट की वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी बोल देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास ये हम लोगों ने कोई एक सॉल्यूशन लिया। अभी हम लोग आयनिक कंडक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे हमारे पास इसमें तो हमें मालूम मेटलिक कंडक्टिविटी में फ्रीली हमारे पास एक मेटल रहता है। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब आप यहाँ पे क्या करोगे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगती है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आती है। आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई ये सॉल्वेंट ले लिया हम लोगों ने। कौन सा लिया हम लोगों ने, पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल H2 हम लोगों ने पोलर सॉल्वेंट लिया। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कोई AB टाइप का हमारे पास कोई कंपाउंड सब्सटेंस है, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर डिप कर दिया। इसके अंदर हम लोगों ने डिप किया। अब क्या होगा, अगर ये AB की बात करें, AB अब ये हो सकता है कि शायद ये इसमें क्या हो, आयन में डिसोसिएट हो जाए। अब आयन में डिसोसिएट भी हो सकता है और आयन में नहीं भी हो सकता है। अगर ये आयन में डिसोसिएट होगा, अगर ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये सब्सटेंस हमारा जो था, ये हम लोगों ने क्या किया, इसे वाटर में डिजॉल्व कराया, H2O में, H2O लिक्विड में हम लोगों ने डिजॉल्व कराया। अगर ये हमारा डिसोसिएट हो गया तो ये क्या होगा, आयन फर्नेस करेगा। अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो आयन हमारा फर्नेस नहीं करेगा। अगर ये डिसोसिएट हो गया तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे, अगर हमारा AB अगर हमारा आयन में डिसोसिएट होगा तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सब्सटेंस डिसोसिएट into ions in aqueous solution। और अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ, अगर ये डिसोसिएट, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट, वाटर की जगह मेनली वाटर क्यों लेते हैं, वाटर क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है, तो हम वाटर की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं, सब्सटेंस नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन।
तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, कोई भी सब्सटेंस लिया, हमने उसको वाटर में डिप किया। वाटर में डिप करने के बाद अगर वो वाटर में डिप किया, अगर वाटर में मान लो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या रहेगा हमारा, ए बी किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा, मान लो ए प्लस एंड बी नेगेटिव, मतलब ये आयंस आ गए। अब ये मान लो ये आयंस आ गए, तो इसमें अगर सॉल्यूशन में अगर आयंस आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयंस की वजह से क्या हो जाएगा, आयन के मूवमेंट की वजह से, आयन के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। अगर इसमें कोई आयंस नहीं रहेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंसुलेटर बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो सॉल्वेंट मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे वो आयन में हमारे स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन होता था, अपने आप वो आयन में आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आपने पहले भी हमारे अनआयनाइज्ड फॉर्म में थे और सॉल्यूशन में डालने के बाद, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद ही वो आपके अनआयनाइज्ड फॉर्म में, मतलब वो आयन में कन्वर्ट नहीं हुई। और जब तक आपके पास चार्ज कैरियर मतलब समझ रहे हो ना, चार्ज कैरियर मतलब कि जो चार्ज को कैरी करें। चार्ज को कौन कौन कैरी कर सकता है, मेटलिक कंडक्टर में कौन चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। और आयनिक कंडक्टर में कौन कैरी करता है, आयंस। अगर आयंस ही नहीं है तो क्या कंडक्टिविटी आएगी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब उसके पास क्या रहेंगे, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं, उसमें क्या रहेंगे हमारे आयंस। अगर आयंस है तो वो आपका कंडक्टर बन जाएगा, और अगर आयंस नहीं है तो क्या बन जाएगा, नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर। तो यहाँ पे जो हम आयनिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो आयनिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे वो क्या होंगे, हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएट हो रहा है, वो हमारा, अगर मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। अब हमें मालूम है कि मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है ना, रेसिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। जबकि आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, आयनिक कंडक्टर में बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोसिएशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इजीली क्या हो जाएंगे, आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा इजीली आयन में कन्वर्ट होंगे उतने ज़्यादा आपको आयन मिल जाएंगे, और जितने ज़्यादा आयन मिलेंगे उतने ज़्यादा कंडक्टिविटी। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि मेटलिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, तो यहाँ वहाँ ज़्यादा मूव करने लगते हैं। तो जो आपको यहाँ से यहाँ मूव कराना चाहिए था वो क्या हो, रैंडम मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ने से क्या होती है, उनकी कंडक्ट रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आयनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, ब्रेक करना है उनको, आयन में कन्वर्ट करना है, जितनी ज़्यादा आप उन्हें एनर्जी दोगे उतनी आसानी से वो ब्रेक हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग यहाँ पे आए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर ले लो, या फिर आप कोई सा भी कंपाउंड ले लो जो वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व तो हो रहा है लेकिन वो ग्लूकोज ले लो आप, ग्लूकोज ETC। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या हो रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन वो आपके आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, और आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो क्या बन जाएंगे, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब मैं यहां पे आपसे बात करूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कौन से होते हैं हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, इसमें 100 मतलब
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा इसमें 100%, और अल्फा हमें अप्रॉक्सीमेट क्या हो सकते हैं 1। और इसमें अगर हम लोग बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस, इसमें लिखो इनटू आयंस। आया समझ में? इसमें जो हमारे पास अल्फा आएगा, अल्फा क्या रहेगा लेस देन, अल्फा क्या रहेगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा इसमें लेस देन 100%, और अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा लेस देन 1। ये आप ध्यान रखना। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं वाटर में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट तो हो रहा है लेकिन 100% डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, और 100% डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके एग्जांपल भी लिख लेता हूं यहां पे। इसमें कौन से हो जाएंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं जो 100% हमारे डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो हम लोग कौन कौन से लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड कौन से होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, HCl HBr HI। और इसमें जो हाइड्रा HF क्या होता है हमारा वीक एसिड रहता है, ये ध्यान रखना। बाकी सब क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें HClO3 HClO4 पर क्लोरिक HClO, देखो बहुत सारे होते हैं जो हमारे काम के, सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ HClO3। और इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे HClO2 HCl, ये किस में आते हैं हमारे वीक में आते हैं। H2SO4, इसमें क्या आ जाएगा H2SO3। HNO3, इसमें क्या आ जाएगा हमारा HNO2। ये हो गए हमारे पास, ये कौन सा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड हो गया हमारे पास, ये हो गए। इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं, ऑल एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जितने भी एसिड होते हैं सभी किस में आते हैं हमारे वीक में आते हैं। और एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, हमारे पास पिक्रिक एसिड से लेके हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड सभी किस में आते हैं हमारे वीक में आते हैं। एक और होता है बोरोन का, बोरोन क्या होता है H3BO3 बोरिक एसिड, ये भी हमारा वीक में आता है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया हमारे पास। और तो ये सब हमारे किस में आते हैं बच्चों, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, ये हमारे वीक एसिड में आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये तो हो गया हम लोगों ने किसकी बात कर ली स्ट्रॉन्ग एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड। और कुछ बच रहा है सोचो। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आप ध्यान रखना लगभग। और कौन कौन से होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ये टेबल आप बना लेना। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होते हैं ऑल एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस में आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग में आते हैं। और इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड इसमें आ जाएगा वीक बेस। वीक बेस की बात करें कौन से होते हैं, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल
हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट BaOH का, बेरियम का। और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? AlOH का होल थ्राइस हो सकता है हमारे पास, FeOH का होल थ्राइस हो सकता है, ZnOH का होल ट्वाइस। ये सब किस में आते हैं? हमारे बीक में आते हैं। तो ये हो गए। और मैं क्या ले सकता हूँ इसमें थर्ड में डाल सकता हूँ इसका थर्ड पॉइंट, सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो गया हमारे पास, KBr हो गया। ऐसे सॉल्ट जो आपके 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वो किस में आते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, KCl, NaNO3, ये सब ETC। और इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जो आपके क्या होते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल रहते हैं, जो वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं होते। जैसे आप लोगों ने जो PPT बनाते हैं, मतलब ऐसे सॉल्ट जो क्या बनाते हैं? जो PPT बना लेते हैं, वो हमारे 100% डिसोसिएट नहीं होते। तो जैसे कौन सा हो जाएगा हमारे पास? AgCl, AgCl, AgBr, Ba, AgI, और भी आप बहुत सारे पढ़ोगे, ये सब पढ़ सकते हो आप। BAS ऊपर, ये भी वाइट PPT रहती है, ये सब ETC। तो ये सब क्या हो गया बच्चों? ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हम लोगों ने किसकी बात कर ली? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब क्या करना है आपको? यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सब हमारे पास आते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने कम डिवाइड कर लिया। वीक मतलब अल्फा क्या रहे? <1 रहे, तो वीक में आ जाएगा, मतलब जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग मतलब जो आपके क्या हो? 100% डिसोसिएट। तो इस पर हम लोग थोड़ी और आगे बात करेंगे, आगे और चर्चा करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो हम लोगों ने मेनली क्या किया? सब्सटेंस। देखो एक बार और आपको मैं समराइज कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया बच्चों? जो सब्सटेंस थे उनको हम लोगों ने क्या किया? कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ये हम लोगों ने डिवाइड किया। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? मतलब कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सके। और इसमें से क्या हो? करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसमें से करंट मतलब आई फ्लो हो जाएगा, इसमें से करंट हाई फ्लो नहीं होगा। ये आप पूरे के पूरे एग्जाम्पल लिख लेना। ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, आपके इस टाइप के सब्जेक्ट मतलब सॉरी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं उसमें इस टाइप के आपसे पूछ लेते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल है, और भी हैं जो हमारे ज़रूरत पड़ती है, जो मेन वो आपको हमने लिखवा दिए। अब जैसे ये हो गया, अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों? यहाँ पे कंडक्टर को भी हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया, मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। इसमें क्या होता है? कंडक्टिविटी जो आती है, मतलब जो करंट आता है, आई मतलब करंट, वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसमें करंट किसकी वजह से आता है? आयंस की वजह से। इसमें नॉन मेटल्स आ सकते हैं और ग्रेफाइट हमारा मेटेलिक। इसमें अगर हमें बात करूं आयनिक कंडक्टर, तो आयनिक कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया? आयनिक कंडक्टिविटी की हम लोग बात कब करेंगे? जब कोई भी कंपाउंड आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराओगे। आपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद अगर वो सॉल्यूशन अगर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब वो किसकी वजह से? आयंस की फ्लो होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज कैरियर कौन हो जाएंगे? आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो ये जो आयनिक कंडक्टर है, आयनिक कंडक्टर को हम लोग ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो आयनिक कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया? क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो या फिर वो आपका कंडक्टिविटी शो करेगा या फिर नहीं शो करेगा। तो इसी आयनिक कंडक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट। और इसी का हम लोग एक सेकंड कैटेगरी डाल दी, कौन सी हम लोगों ने? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक कंडक्टर हमारे कितने टाइप? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो उससे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, अगर नहीं कर रहा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें भी हम लोगों ने क्या किया बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट
वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो 100% डिसोसिएट ना हो, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100%। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कैसे, जैसे मान लो आपने HCl लिया, HCl को अगर आप वाटर में डिजोल्व कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 100% H+ एक्वस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा Cl नेगेटिव। तो ये क्या होगा 100%। मान लो अगर ये आपने 10 मोल लिया तो ये भी क्या रहेगा हमारा 10 मोल ही मिलेगा। मतलब जितना आप लोगे पूरा का पूरा, वही अगर हम लोग ये इसको आप क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl को। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लो आपने वही लिया होता, एसिटिक एसिड लिया होता, फॉर्मिक एसिड, इसको आप वाटर में डिजोल्व कराते तो ये क्या बनता बस, तो यहाँ पे बनता हमारा C+O नेगेटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव एक्वस, कुछ ऐसा बनता। मान लो ये 10 मोल लिया है, तो इसके जो ये मोल आते, ये इसके जो मोल आते ना, ये जो H+ के जो मोल आते क्या होते, इसके जो मोल होते <10, क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कितना डिसोसिएट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट ये तो भाई सिंपल है कि भाई अगर सेम अमाउंट लोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम कंडक्टिविटी शो करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि इसमें आयंस ज़्यादा है। और हमें मालूम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का साइन देते हैं, क्योंकि ये हमारा 100% रिएक्शन नहीं रहती, ये हमारी जो भी हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो भी हमारी डिकम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम के साइन से डोंट होती है, क्योंकि क्या होता है 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक चीज़ है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पूरी की पूरी रिएक्शन क्या होगी हमारी, फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि हमें क्या करना है, यहाँ से H+ निकालना है, मतलब डिसोसिएट करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो अल्फा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ने से क्या होता है, आयंस बढ़ते हैं, आयन बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन मेटलिक कंडक्टर में उल्टा रहता है, मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये हम लोगों ने एग्जांपल भी देख लिए, कौन से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कौन से वीक रहते हैं। मेनली जो हमारे पास कंपाउंड थे उनका हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग में आएंगे, ये हमारे वीक में आएंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो आयनिक कंडक्टर, तो हम लोग देखते हैं कि जो आयनिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी रहती है वो मेनली किस पे डिपेंड करती। तो वो एक छोटा सा पॉइंट में बताने वाला हूँ कि जो आयनिक कंडक्टिविटी रहती, सॉरी ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी इन आयंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो आपने कंपाउंड डिजोल्व कराया, कंपाउंड या सब्सटेंस हो सकते हैं। थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीन ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब अगर हमारा जो सब्सटेंस या कंपाउंड जो आप सॉल्यूशन में डिजोल्व करा रहे हो, अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, अगर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो कंडक्टिविटी कम रहेगी, अगर डिसोसिएट बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो फिर बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मान लो आपने क्या किया, NaCl को डाला, अब NaCl को आपने क्या किया कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, बेंजीन टाइप के सॉल्वेंट में डाल दिया, तो क्या उसमें डिजोल्व हो पाएगा, नहीं होगा डिजोल्व, तो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब पोलर है कि नॉन पोलर है, लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट। तो हमें कंडक्टिविटी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, आयन चाहिए, और आयन हमारे किस में फर्नेस होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। तो ये सब तीन चीज़ें रहती हैं जिसमें क्या होती है, हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। और ये आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखना। तो ये सब आप ध्यान रखना कि ये भाई इन पे हमारी आयन में कंडक्टिविटी इन तीन चीज़ों पे हमारी डिपेंड करेगी। जितने इजीली हमारे आयंस फर्नेस हो जाएंगे सॉल्यूशन में, जितने इजीली हमारे आयंस फर्नेस हो जाएंगे उतने ज़्यादा आयंस मिलेंगे, और जितने ज़्यादा मेरे आयंस मिलेंगे उतनी ज़्यादा क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, चैप्टर में दिक्कत क्या है कि जो वीक है
वीक ज़्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों टेंशन नहीं, कितनी जाए, कम अमाउंट में लो ज़्यादा अमाउंट में लो, सबको 100% डिसोसिएट होना है भाई, जितने मोल लिए उतने हमें आयंस मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वीक वाले प्रॉब्लम करते हैं। वीक वाले क्यों प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि उनका डिपेंड करता है कि भाई कितना डिसोसिएट हो रहा है। अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो शायद कम डिसोसिएट हो, और कम लिया तो ज़्यादा डिसोसिएट हो। कैसे डिसोसिएट होगा, कितना मिलेगा, हमें नहीं मालूम है, तब वो जब गिवन रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे भाई इतना हमारा डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या ले लिया, एक AB हम लोगों ने क्या लिया, AB क्या है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हमने उन्हें क्या किया, AB को क्या किया हम लोगों ने वाटर में डिजोल्व कराया, ध्यान देना, वाटर में पकड़ के इसको डाल दिया। ये क्या था हमारा H2O लिक्विड है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे ही हमने AB को वाटर में डाला तो क्या बन गया, ये हमारा AB एक्वस। अब ये क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो जितनी जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी डिसोसिएशन की रिएक्शन होती है सभी की सभी किस में रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं। A प्लस एक्वस बन जाएगा, ये वाटर से सराउंडेड हो जाएगा, और B नेगेटिव एक्वस। आया समझ। मान लो ये इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल में T = 0 पे कितनी थी, इसकी C थी, ये खत्म था स्टार्टिंग में। एट T इक्विलिब्रियम C1 - अल्फा, ये कितना बन जाएगा, C अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा में लिख दे रहा हूँ, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सबको मालूम होगा, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है, जल्दी बोलो, अल्फा होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ AB। इनिशियल आपने कितने लिए, कितने डिसोसिएट कर गए, आया समझे, वो हमारा अल्फा होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब जो इक्विलिब्रियम का क्या देखेंगे, के इक्विलिब्रियम लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम हमने इसका लिख दिया, के इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, A + B नेगेटिव अपॉन AB, ये कुछ बनने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम = C² अल्फा² अपॉन C1 - अल्फा, डायरेक्ट लिख दिया है। ये क्या बन जाएगा हमारा, C अल्फा² 1 - अल्फा, ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, C अल्फा² 1 - अल्फा, यही बन गया ना। अब अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 1 लिख सकता हूँ। तो ये के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम बन जाएगा हमारा C अल्फा²। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू की बात करूँ तो अल्फा क्या बन जाएगा हमारा, के इक्विलिब्रियम बाय C, ये बन गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। बस ये आप ध्यान दो, ये मैं क्यों किया, इस टाइप का भी मैं आपको जनरलाइज करने वाला हूँ, ऐसा क्यों किया है। अब आप खुद देखो बच्चों कि जो अल्फा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट 1/C। C क्या होती है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। अब मान लो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने कुछ C अमाउंट का AB आपने डिजोल्व करा दिया, ऐसा ध्यान देना। AB क्या है हमारा, B के मान लो आपने AB डिजोल्व करा दिया, AB इसके अंदर डाल दिया। अब AB आपने मान लो कोई फिक्स अमाउंट में मोल आपने डाल दिया, जैसे मान लो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, जो भी था आपने मोल डाल दिए। अब आपने मोल डाल दिए इसके अंदर। अब आपसे क्या होगा कि आप आपसे पूछें कितना डिसोसिएट हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इससे निकाल लोगे भाई के इक्विलिब्रियम बाय C। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अल्फा बढ़ाना है, मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ाना है। तो आप बताओ कैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा, आपको डिसोसिएशन बढ़ाना है, मतलब क्या करना है, अल्फा की वैल्यू बढ़ानी है। अब अल्फा की वैल्यू फिक्स मोल के लिए अल्फा की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, आप बोलोगे सर के इक्विलिब्रियम तो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर हमें चेंज नहीं करना, टेम्परेचर जो है वही रखेंगे हम लोग। अब आपसे बोला कि अल्फा आपको बढ़ाना है, तो अल्फा आप कैसे बढ़ा सकते हो,
अब आप बोलोगे सर सी को कम करो, सी को हम कम कैसे कर सकते हैं, या फिर आप इससे मोल बाहर निकाल लो, मोल बाहर निकालना पॉसिबल नहीं रहता। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, इसका सी बढ़ाने के लिए क्या है, मोल तो आप कम ज़्यादा कर नहीं सकते, बढ़ा सकते हो निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं फिल्टर मिल्टर करके निकाल लो, वो सब पॉसिबल नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मोल तो मेरे फिक्स है, मुझे सी कम करना है, सी कम करने के लिए क्या करूँगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मतलब बाहर से क्या कर रहा हूँ, H2O ऐड करूँगा। अब जैसे ही मैं H2O ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि H2O ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, C कम होता जाएगा, और C कम होगा तो अल्फा बढ़ता जाएगा। मतलब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए क्या होता है हमारा इनडायरेक्टली अल्फा, ये क्या है बच्चों हमारा अल्फा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V, ऐसा लिख सकता हूँ √V, या फिर मैं बोल सकता हूँ अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कंसंट्रेशन, पावर वावर छोड़ के डायरेक्ट में ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा उतना ही कम डिसोसिएट होगा, और जितना ज़्यादा वो डाइल्यूटेड रहेगा, जितना ज़्यादा वो डाइल्यूटेड रहेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसमें डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपने 1 लीटर में डिजोल्व कराया, उस उतने ही अमाउंट के अगर आपने 10 लीटर में डिजोल्व कराया, 10 लीटर में क्या हो जाएंगे, वो आपके ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, और 1 लीटर में क्या होंगे, हमारे कम होंगे। तो जो अल्फा रहता है, मतलब जो डिसोसिएशन रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो जो आपने सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट लिया उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आपने ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में तो क्या होगा, ज़्यादा डिसोसिएट होगा, कम वॉल्यूम में तो कम डिसोसिएट। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे आप कम वॉल्यूम लो या चाहे ज़्यादा लो, आपको क्या होगा, 100% ही वो डिसोसिएट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने पे अल्फा क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, तो ओर्सवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये तो हमने ऐसे बोल दिया, ये स्टेटमेंट था एक साइंटिस्ट ने दिया था, क्या था, ओस्टवाल था, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। किसके लिए होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ाने पे, उन्होंने क्या बोला था, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होता है, हमारा अल्फा बढ़ता है, और उन्होंने सिंपल ये बोला था कि एट भी को अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूं, भी को अगर मैं इनफाइनाइट मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर दूं, तो क्या होगा हमारा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा किसको अप्रोच करने लगेगा, अल्फा हमारा 1 को अप्रोच करने लगेगा, लगभग 100% आपका डिसोसिएट होने लगेगा। मतलब कहने का सिंपल उनका मतलब ये था, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आया समझ में, सिंपल उन्होंने। और ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे ही आपके अल्फा 1 दे रहे होंगे। तो जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, क्या हो जाएगा, आपका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ऐसा मान लो कि अब देखो वॉल्यूम कम है, आयंस ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे, डिसोसिएट कम हो रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए क्या होगा, फ्री स्पेस मूव करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। लेकिन जब आप वॉल्यूम ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन आराम से वो क्या करेंगे, आराम से डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पे जितने ज़्यादा आप यहाँ पे सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालते जाओगे, अल्फा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे अल्फा हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों कि जो अल्फा रहता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो अल्फा के चेंज करने के 2 तरीके, एक तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर कंसंट्रेशन कम कर दो। तो टेम्परेचर तो हम लोग चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि जिस रिएक्शन पे हमारी फिक्स टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, जिस फिक्स टेम्परेचर पे आप मिक्स कर रहे हो उसी पे आप मिक्स करोगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन मैं अगर उसी टेम्परेचर में अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता जाऊँ, मतलब क्या करूँ, वॉल्यूम बढ़ा दूँ, वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन था। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, किसके लिए लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर मैं इसके कर्व की बात करूँ, किस टाइप का कर्व लगता है, देखना है यहाँ पे।
ये अल्फा और ये कंसंट्रेशन। अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है ना। आप बोलोगे सर इन्फाइनाइट डायल्यूशन में 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 100% डिसोसिएट है तो अल्फा 1 हो जाएगा। अब ये नहीं बोलना कि इन्फाइनाइट डायल्यूशन पे अल्फा भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। बेटा अल्फा क्या होता है? जो आपके मोल डिसोसिएट हुए हैं अपॉन इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। अब ये पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे तो ये यहाँ पे जितने लिए थे वहाँ पे इतने आ जाएंगे, तो अल्फा कितना हो जाएगा? मैक्सिमम किसको? अल्फा मैक्सिमम कितना? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? 1। तो ये क्या होगा? ये कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रहेगी? कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेट 0 रहेगी। कंसंट्रेशन 0 अप्रॉक्सीमेट कब हो सकती है? जब वॉल्यूम क्या हो जाए हमारा? वॉल्यूम क्या हो जाए हमारा? यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाए हमारा? इन्फानाइट हो जाए। मतलब वॉल्यूम इन्फानाइट तो कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगी। तो मतलब ये यहाँ पे किससे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा हमारा? 1 से। अल्फा ये क्या है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, कुछ इस टाइप का कर्व बनता है। कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? कम होता जाएगा। तो इस टाइप का हमारा एक कर्व बनता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन C। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना? वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हमने 1 माइनस अल्फा की ये हम लोगों ने ये अप्रॉक्सीमेशन मान के डायरेक्ट हम लोगों ने बता दिया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा क्या रहेगा? ऐसे ही आएगा, 1 ही, 1 पे मूव करेगा। तो ये आप ध्यान रखना। तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डिसोसिएशन हमारा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन देखो आप यहाँ से भी देख लो, अगर ये C की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये अगर बढ़ेगा तो मुझे ये वाली वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। यहाँ से देख लो, अगर ये चीज़ मैं बढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक अल्फा कम हो जाएगा। अल्फा कम होगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो कम डिसोसिएट हो रहा है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब इसमें एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, एक और रहता है, एक और टर्म यूज होती है, कॉमन आयन एंड ऑड आयन इफेक्ट। तो ये कॉमन सेंस है। कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? ये किसके लिए लगते हैं? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए कॉन्सेप्ट की बात होती है? पूरे आप नोट करते जाना बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन सब की बात होती है। अल्फा भी ऑब्वियस है कि अल्फा भी हमारा वीक के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये सबसे पहले हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? जैसे मान लो बच्चों, जैसे हम लोगों ने बात की AB हमारा एक्वस था, इक्विलिब्रियम में हमारा A प्लस एक्वस, B माइनस एक्वस। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन हो रही है, मान लो तो ये बताओ कि इसमें आयंस कौन कौन से, इस केमिकल रिएक्शन में आयंस कौन कौन से? तो आप बोल लो कि सर इस जब ये रिएक्शन मतलब जब डिसोसिएट होगा तो इसमें आयन कौन कौन से हमारे पास? A प्लस एंड B नेगेटिव। ये हमारे क्या है? ये हमारे आयंस हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन में, इस डिसोसिएशन में अगर मैं कहीं बाहर से कुछ आयंस को ऐड कर दूं, जैसे मान लो A प्लस और B नेगेटिव को अगर मैं कहीं से ऐड कर दूं, तो अगर मैं इनको कहीं से ऐड कर दूं फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्स से हम लोगों ने ऐड कर दिया, मतलब एक्सटर्नली बाहर से क्या किया हम लोगों ने? A प्लस को डाल दो और B नेगेटिव को डाल दो और बोथ को डाल दो, किसी को भी डाल दो, तो क्या होगा? क्योंकि ये डिसोसिएशन एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया था और आपने क्या किया? बाहर से आपने ऐड कर दिया। जैसे हम लोगों ने ली चैटरले प्रिंसिपल में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि अगर मैं कहीं से प्रोडक्ट को कहीं से ऐड कर दूं, बच्चों प्रोडक्ट को अगर मैं कहीं से ऐड कर दूं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होने लगेगी? बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे ही मैं आयंस को ऐड फ्रॉम दी अदर सोर्स, एक्सटर्नली आपने बाहर से ऐड कर दी, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी? रिएक्शन कहाँ पे जाएगी हमारी? बैकवर्ड में जाएगी। और बैकवर्ड में जाएगी तो आप ये बताओ कि इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? पहले जो आपके जब ये आप आयन ऐड नहीं कर रहे थे तो डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा होगा, जैसे ही आप आयन ऐड करोगे तो ये रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी? बैकवर्ड में।
और ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हमारा कम हो जाएगा। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इफेक्ट हमने प्रोड्यूस किया एडिशन ऑफ एक्स ए प्लस और बी नेगेटिव आयन फ्रॉम अदर सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, मतलब अल्फा हमारा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू। तो अब ये बार बार कहीं पे भी, अभी हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे कहीं पे ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि भाई ये हमारा रिएक्टर प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को हम बाहर से ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जा रही है, अल्फा कम हो रहा है। डायरेक्ट आपको लिखा जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे ही ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आया तो आप ये समझ लेना कहीं किसी ने कुछ चालाकी कर दी। चालाकी की मतलब क्या किया, बाहर से हमारे जो प्रोडक्ट थे वो ऐड कर दिए, और बाहर से आप ये प्रोडक्ट ऐड करोगे तो रिएक्शन में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड में जाएगी तो जितना ये पहले डिसोसिएट हो रहा था वो क्या हो जाएगा हमारा, अब उससे थोड़ा हमारा कम डिसोसिएट हो रहा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो सबको समझ में आ गया होगा, जिसने ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा होगा वो तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। कुछ नहीं है, बस नाम देखो, बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हमारे यहाँ पे यूज होंगे, बस थोड़ा बहुत क्या होगा उनमें नाम चेंज होता जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन थी, एसिटिक एसिड था, एक्वस था, क्या बन रहा था, H प्लस एक्वस बना रहा था, और HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक्वस बना रहा था। अब मान लो ये C था, ये डैश डैश, ये कितना बन गया हमारा C1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम पे, ये कितना रहेगा C अल्फा, ये C अल्फा। अब ये इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, जैसे ये यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही थी बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर बाहर से हम लोगों ने एक HCl डाल दिया। HCl जैसे ही डाला तो HCl किस में ब्रेक हुआ होगा, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो भी है, तो मान लो ये X है तो H प्लस और Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा X आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा, ये X आ जाएगा, ये X आ जाएगा। तो अब ये बताओ कि जैसे ही मैं H प्लस को डालूंगा तो H प्लस क्या होगा, देखो इसमें कॉमन है, मतलब इस रिएक्शन को अगर मुझे बैकवर्ड ले जानी है, मतलब H प्लस और Ca जो हमारा एसीटेट फॉर्मेट आयन है वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों में किसी एक को ऐड कर दूं या दूसरे को ऐड कर दूं, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। अब मैं क्या किया, HCl इनडायरेक्टली HCl ऐड किया, और HCl क्या कर रहा है, H प्लस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, C अल्फा प्लस X। तो अब ये इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ेगी तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड में। तो हम लोग क्या बोल देंगे, HCl ने इस जो आपकी डिसोसिएशन की रिएक्शन थी फॉर्मिक एसिड की, उस पर क्या लगा दिया, कॉमन आयन इफेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अल्फा ऑफ डिक्रीजेस, या फिर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब दूसरों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होता, जैसे रहते हैं ना बच्चे रहते हैं कि भाई मुझे इतना पढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले रहते हैं कि बाहर दुनिया में कुछ भी चलता रहा है उन्हें ये काम करना है तो करना है, उन्हें इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब वो कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक होते हैं वीक, वीक मतलब क्या होते हैं, बाहर की दुनिया पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा करते हैं कि उसने कुछ बोल दिया तो तुरंत मान ली, उसने कुछ कर दिया तो इनने मान ली। ऐसे ही क्या होता है, वीक के साथ रहता है बेचारे, वीक का कुछ अपना कुछ लेना देना नहीं है बाहर की दुनिया पे, वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि सॉल्वेंट कम है कि ज़्यादा है, कि कोई कॉमन आयन मतलब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, क्या कि इन्फ्लुएंस कर दिया, बाहर से आ गया तो ये इसने क्या किया, अपना इक्विलिब्रियम कम कर दिया। आया समझ में। तो ये वीक क्या होते हैं, वीक हमारे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं, सॉल्वेंट पे हो जाते हैं, कोई कॉमन आयन मतलब कोई H प्लस और HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जैसे रहते हैं ना कुछ बच्चे रहते हैं कि कुछ बच्चों को मालूम चल जाए कि अरे यार ये चैप्टर टेस्ट में आना ही नहीं है, क्यों पढ़ रहे, तो वो पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो डिटर्मिनेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट में आए ना आए उन्हें अपने लिए क्या करना है, IIT JEE के लिए एडवांस के लिए पढ़ाई करनी, तो क्या करेंगे, वो टेस्ट में आए ना आए लेकिन वो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे। ऐसे ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वीक वाले क्या होगा कि यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि नहीं यार हमने पढ़ना छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, H प्लस कहीं बाहर से आ गया तो उन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, अपनी रिएक्शन कम कर दी उन्होंने, इस टाइप का रहता है यहाँ पे। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन मतलब जो आपके आयन्स हैं उनको आप कहीं बाहर से ऐड कर दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं।
अब ये बोलोगे सर ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? अब ऑड आयन इफेक्ट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, रिवर्स ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत कम नाम सुनने को मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो आयन है, आयंस कौन से, A+ और B नेगेटिव और बोथ आयंस को अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इनको रिमूव कर लूँ, A पॉजिटिव और B नेगेटिव कहीं से बाहर से मतलब इसको निकालना चालू कर दूँ, निकालूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ आएगी हमारी, रिमूव करूँगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी। अब ये रिमूव कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपने A को सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में A+ था, हाथ डाला और निकाल लिया, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करना मतलब उनको हटाना मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन से बाहर निकालना। आप क्या करो, कुछ ऐसी चीज़ उसमें डाल दो कि ये से रिएक्ट कर जाए। मान लो आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दिया कि जो A से रिएक्ट कर रहा है, A से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, A आपका कम होता जाएगा, A कम होता जाएगा तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी हमारी, फॉरवर्ड। या फिर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई कंपाउंड डाल दिया जो B नेगेटिव पे रिएक्ट कर रहा है, और B नेगेटिव पे रिएक्ट करेगा तो B नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो मतलब रिमूव करना मतलब डायरेक्टली बाहर निकालना नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा सब्सटेंस, कंपाउंड या कोई ऐसे आयंस डाल दो कि इन दो आयंस में से दोनों को निपटा दें या किसी एक को निपटा दें। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये रिएक्शन कहाँ से हो जाएगी, शिफ्ट हमारी फॉरवर्ड। जब भी हमारी कोई आयंस की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से या फिर रिमूव होने की वजह से जो कुछ भी अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट की वजह से फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड बढ़ेगा तो DOD क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब अल्फा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे ज़्यादा आएगी। जैसे मान लो यही रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में क्या किया, हमारा कुछ ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे NaOH डाल दिया, NaOH हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे X अमाउंट का NaOH डाल दिया, इस रिएक्शन में X का NaOH डाल दिया, तो क्या करेगा, Na+ एक्वस में जाएगा और OH माइनस एक्वस में जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, ये X ये X। अब ये होगा क्या, H+, OH माइनस और H+, ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका H+ और ये OH नेगेटिव का H+, ये करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ये कितना था, C था, ये X था, ये खत्म, मान लो हम लोग में बहुत कम क्वांटिटी में, तो क्या बन जाएगा, C, ये X आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, -X हो जाएगा। -X मतलब ये क्या होगा, इसी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी क्योंकि ये NaOH से रिएक्ट करने लगेगा। इस रिएक्शन की वजह से इन दोनों की रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। और जैसे ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन कहाँ आने लगेगी, फॉरवर्ड में आएगी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसका अल्फा बढ़ने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट ऑफ NaOH, DOD और अल्फा ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा डिसोसिएट करने लगेगा। आया समझ में? ऐसे हाल हो गया कि किसी ने बता दिया कि टेस्ट में ये वाला चैप्टर ज़्यादा आना है, तो जो कम पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, उसी चैप्टर पे घूम जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे NaOH ने क्या किया, NaOH ने आके इससे बोल दिया कि ये चीज़ हो रही, तो क्या करेगा, तुरंत ही रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, फॉरवर्ड आने लगेगी, मतलब अल्फा बढ़ जाएगा। तो देखो हमने देखा कि वही हमारा गिवन टेम्परेचर पे, अगर आपने गिवन टेम्परेचर पे ध्यान देना, इसको आप ऐसे समराइज कर सकते हो। देखो कोई गिवन टेम्परेचर था, एक्वस लिया हुआ है प्योर वाटर में, एक लिया है आपने CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड HCl लिया हुआ है, एक लिया हुआ है HC डबल बॉन्ड OH प्लस एंड NaOH, यानी इन दोनों हम लोगों ने कम अमाउंट में ली है HCl। इसके लिए
इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा 1 है, इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा 2 है, इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा 3। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ये टेम्परेचर टी है, ये भी टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर टी है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ ना कुछ रहा होगा सबका। अब आपको बताना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में कौन सा ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ऑड आयन इफेक्ट लगेगा तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अल्फा 3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद अल्फा 1, उसके बाद अल्फा 2, ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। आया समझ में? तो एक तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि अल्फा हमारा किस पे डिपेंड करता है, एक तो अल्फा हमारी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो अगर हम लोग बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आप देखो बेटा जितना आप समझते जाओगे, देखो वैसे ये चैप्टर क्या होता है कि बहुत टफ माना जाता है। टफ कब माना जाता है, जब आप टीचर के साथ नहीं चलोगे, जो आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका ये चैप्टर बहुत टफ माना जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। ये सब चीज़ें फिर क्या होती है कि रटना चीज़ें रह जाती हैं, और जब भी रटने की बात आती है तो जब चीज़ें इकट्ठी होती है तो फिर रटने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको क्या करना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस चैप्टर में। तो हो सके तो आप ये मेरे साथ, मतलब जब लेक्चर आपका आ रहा है तभी आप देखो, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद देख रहे हो। एक बार आपका ये जब ये बैकलॉग में जाएगा तो कभी भी बैकलॉग क्लियर नहीं होता है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में यही दिक्कत होती है, क्या होते हैं हम लोग साथ में टीचर के साथ में चलना छोड़ देते हैं, और चलना छोड़ते हैं तो फिर क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे पास आने लगती हैं। अभी तो क्या स्टार्टिंग है, जब बीच में जाओगे तो क्या होता है, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं। फॉर्मूले ऐसे नहीं रहते कि जो याद करने पड़ते हैं, याद नहीं करने पड़ते, समझना पड़ता है। समझ के करोगे तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा, और मालूम भी नहीं चलेगा कब चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बिना समझे आप बाद में करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो मेरा मानना यही है कि मेरे साथ चलो, आराम से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अल्फा, अल्फा किसके लिए हम लोगों ने अल्फा किसके लिए हम लोगों ने बात की, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोगों ने अल्फा किसकी बात की, अल्फा हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा कि कॉमन आयन और ऑड आयन। कॉमन आयन बोल सकते हैं, ऑड आयन बोल सकते हैं। कॉमन आयन से अल्फा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऑड आयन से अल्फा हमारा बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे अल्फा क्या होता है हमारा कम हो जाता है। ये हम लोगों ने बात की। एक और रहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब इसके लिए आपको पता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चीज रहती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा, मोर इजीली हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, या फिर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट इजीली उसमें डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी, जैसे मान लो आपको दे दिया CH3, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH, ये ले लो, मान लो HC डबल बॉन्ड OH इन H2, इसमें अल्फा 1 है, इन H2 इन D2O ले लिया। अब D2O लोगे तो हमें मालूम था, आपको बताया था कि इसका अल्फा 2 है। हमें मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2 का ज़्यादा रहता है, 80 या 81 के आसपास रहता है, और इसका 75 के आसपास रहता है, 70%। तो इसका डाइलेक्ट्रिक, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होगा तो उसमें आप सर अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आप ये ध्यान रखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से क्या होता है, डिसोसिएशन क्या हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उस सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ने लगता है। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। अब आप सोचा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 ये वही एसिड है, वही टेम्परेचर है, कोई कॉमन आयन कोई कुछ नहीं लग रहा है। अब इसमें क्या है, इसका H2O ये जो सॉल्वेंट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिसोसिएट ये ज़्यादा करेगा। तो क्या बोल दोगे यहाँ पे, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। मान लो एक और दिया होता है जैसे HC डबल बॉन्ड OH इन बेंजीन C6H6, तो बेंजीन तो हमारा नॉन पोलर टाइप का रहता है, तो इसमें और कम होगा। मान लो इसमें बोल दिया उन्होंने अल्फा 3, क्या बोल दोगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है।
तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली बेटा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए डिफाइंड है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइंड है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे अल्फा कम होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे अल्फा बढ़ता जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अल्फा कम होता है, कॉमन आयरन से अल्फा डिक्रीज होता है, ऑड आयरन से अल्फा बढ़ता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट डायलेक्ट, सॉल्वेंट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसोसिएशन बढ़ेगा मतलब अल्फा हमारा बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो हमें हर जगह यूज़ हो रही होंगी। हम लोगों ने डिफाइन कर लिया सब्सटेंस कैसे थे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें हम लोग वो चीज़, वो रिएक्शन या फिर हम लोग क्या करेंगे डिसोसिएशन की वजह से जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट साइड जिसमें आयंस आते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरियाँ हैं। एक थ्योरी से क्या होता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो क्या होता है सब डिफरेंट हमारे पास थ्योरी हैं। जैसे आप लोगों ने लुईस एसिड के बारे में पढ़ा, बताया था थोड़ा बहुत, जैसे आप लोगों ने अरेनियस भी सुना होगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी भी सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहली थ्योरी कौन सी आई थी हमारे पास, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो सबसे पहली थ्योरी थी अरेनियस के अकॉर्डिंग, अरेनियस के लिए अकॉर्डिंग हमेशा याद रखना कि जब भी अरेनियस की बात करते हो, अरेनियस ने किसने सॉल्वेंट क्या लिया था, H2O, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, H2O लिक्विड ये सॉल्वेंट था, मतलब ये किसके लिए बात की थी उन्होंने, एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात की थी, ये हमेशा ध्यान रखना। अरेनियस ने किसके लिए बात की थी, एक्वस के लिए। तो उन्होंने बोला था कि एसिड हमारे पास कौन से होते हैं, जो एसिड क्या होते हैं, प्रोड्यूस H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डिजोल्व करने पे जो वाटर में H+ प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और बेस प्रोड्यूस OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। भैया ऐसे कंपाउंड जो वाटर में OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे बेस कहलाएंगे। कौन से, अरेनियस के अकॉर्डिंग। अरेनियस के अकॉर्डिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया, HCl का किया आपने वाटर में डिजोल्व कराया, H2O, ये क्या बनाएगा, H+ एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, इसको एसिड बोल दोगे, क्योंकि ये वाटर में H+। जैसे मान लो आपने NaOH लिया, NaOH क्या करेगा, H2O डालोगे तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव एक्वस और Na+ एक्वस। तो इसको आप क्या बोल दोगे, तुरंत आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे बेस, सिंपल चीज़। तो समझ में आएगा। अरेनियस ने क्या बोला था कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H+ प्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिड कहलाएंगे, और जो वाटर में OH- प्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे बेस कहलाएंगे। तो H+ प्रोड्यूस करने और OH- प्रोड्यूस करने के करेंगे वो हमारे एसिड बेस। अब उन्होंने क्या किया, H+ और OH- के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, टाइप ऑफ एसिड भी हम लोगों ने, जैसे आपसे पूछा कि टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड, तो जैसे आपने सुना होगा कि मोनोबेसिक, मोनोबेसिक क्या होते हैं, प्रोड्यूस ओनली 1 H+, एक ही H+ दें। जैसे HCl हो गया हमारे पास, HBr हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक। ऐसे क्या बन जाएंगे हमारे पास, डाई बेसिक। डाई बेसिक मतलब कौन से, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पर मॉलिक्यूल, टू H+ पर मॉलिक्यूल, ये लिख लेना, मैं अभी हटा दूंगा ये। जैसे हमारे पास कौन कौन से हो गए, H2SO4 हो गया हमारे पास, H2SO3 हो गया हमारे पास, H3PO3 हो गया, ETC, सब हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बेसिक। तो ये नहीं समझना बेसिक मतलब ये बेस है, डाई बेसिक मतलब क्या होगा कि ये 2 H+ प्रोड्यूस करेंगे, और 2 H+ को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए, 2 बेस चाहिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इनके लिए 2 बेस, 2 OH- की ज़रूरत है इनको निपटाने के लिए, बस और कुछ नहीं। और अरेनियस ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, H3PO4 ETC, जो क्या करते हैं, 3
H प्लस पर मॉलिक्यूल आया समझ में। और ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ही हमारे पास होते हैं टाइप ऑफ बेस। हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मोनो एसिडिक, समझ गए होगे ना, मोनो एसिडिक 1OH माइनस पर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा इसमें, NaOH KOH etc डाई एसिडिक में क्या होगा 2OH माइनस पर मॉलिक्यूल, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, ये सब नोट करते जाना, बस ध्यान रखना ही। बस क्या है, ट्राई एसिडिक, नाम से ही फील आ रही होगी, 3OH माइनस पर मॉलिक्यूल, FeOH का होल ट्वाइस etc। समझ में आ गया। तो ये अरेनियस थे। अरेनियस ने सिंपल क्या बोला था बच्चों, जो वाटर में H प्लस देगा, मतलब उन्होंने वाटर की बात की थी, सिंपल सॉल्वेंट उनके लिए क्या था, सॉल्वेंट क्या था बच्चों, अरेनियस की जब भी बात होगी तो किसके लिए बात हो रही होगी, हमारी वाटर के लिए बात हो रही होगी, कि भाई जो वाटर में आपका H प्लस दे देगा वो हमारा एसिड कहलाएगा, जो वाटर में OH माइनस दे देगा वो बेस कहलाएगा। सॉल्वेंट फिक्स है वाटर। जल लिया था उन्होंने, जल के लिए पूरी बात डिफाइन की थी। और अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, और एक और अच्छी बात होता है कि जो pH स्केल डिफाइंड है वो अरेनियस के लिए डिफाइंड है। pH स्केल किसके लिए डिफाइंड है, अरेनियस के लिए, अरेनियस कॉन्सेप्ट के लिए। एसिड बेस रिएक्शन जब भी होंगी, जैसे मान लो HCl प्लस NaOH, ये क्या है, एसिड बेस हैं। जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि क्या बनेगा, NaCl और H2, ये बनेगा लिक्विड एक्वस। तो ये क्या है, एसिड प्लस बेस। एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, और डेल्टा H क्या रहेगा, हाईली नेगेटिव, मतलब ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो जब अरेनियस एसिड, अरेनियस का एसिड अरेनियस का बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और साथ में वाटर भी आएगा। जरूरी नहीं है कि हर टाइप के एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर ही प्रोड्यूस होगा, हर एक केस में हमारे सॉल्ट बनते हैं, लेकिन वाटर हमारा किस केस में आता है, अरेनियस के कॉन्सेप्ट में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई अरेनियस क्या थे। अरेनियस ने सिंपल बोला था कि जो वाटर में H प्लस देगा एसिड, जो बेस देगा वो, सॉरी जो OH माइनस देगा वो वाटर में, वो हमारा बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया है, अमोनिया को हम लोग बेस बोलते हैं, जैसे NH3 है। और एक बात ध्यान रखना कि H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, H प्लस को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें NH3, तो NH3 क्या है बच्चों, NH3 को हम लोग वहाँ पे NH3 को हम लोग बेसिक बोलते हैं कि ये बेस है। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग ये बेस है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके पास तो OH माइनस है नहीं है, बेस क्यों बोल रहे हैं। तो ये हमारे क्या था, जो अरेनियस कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो अब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई तो क्या हुआ, फिर हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी वाला कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी सॉल्वेंट ले लो, बॉटल ले लो, बेंजीन ले लो, जो कुछ आपको मन मर्जी है वो आप सॉल्वेंट ले लो। तो उन्होंने क्या बोला, एसिड क्या होंगे, उन्होंने सिंपल बोला कि एसिड कौन से रहेंगे, जो प्रोड्यूस H प्लस या फिर डोनेट, और बेस क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट H प्लस। जो H प्लस को लेगा वो बेस, जो H प्लस को देगा
जो H प्लस को देगा वो एसिड और जो H प्लस को लेगा वो बेस। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो OH माइनस को देगा। इन्होंने क्या बोल दिया कि अरेनिया ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग जो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा हमारा बेस, जो एसिड रहेगा वो H प्लस प्रोड्यूस करेगा। आया समझ में यहाँ पे? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट था। जैसे मान लो हमारे पास कि जैसे दिया हुआ है HCl प्लस NH3। अब आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, ये क्या करेगा हमारा H प्लस को, ये क्या करेगा H प्लस देगा और ये क्या करेगा H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस और ये क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो ये क्या कर रहा है, ये H प्लस को दे रहा है, मतलब ये एसिड बन गया, हमेशा याद रखना। और ये क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा बेस, ये बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जो ब्रोंस्टेड-लोरी थी उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कंजुगेट वाला, कंजुगेट वाला कि भाई आपको मालूम है कि जो H प्लस देगा तो उस पर देने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करा, फिर से भी तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, फिर से ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये मान लो कि रिएक्शन बैकवर्ड में आई, रिएक्शन मान लो हमारी बैकवर्ड में आई, बैकवर्ड में आएगी तो अब क्या करेगा, ये इससे H प्लस ले रहा हो तो ये किसको क्या बोल देंगे हम लोग, कंजुगेट बेस। इसको ये क्या करेगा, ये इसको H प्लस देगा तभी बैकवर्ड में अमोनिया बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में जो H प्लस दे रहा है वो एसिड और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग बेस बोल देंगे। और अगर आप प्रोडक्ट साइड से देखोगे, अब एसिड बेस आपको इनको डिफाइन कर सकोगे, अब आप प्रोडक्ट साइड से देखोगे तो Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स में जाओगे तो HCl में, मतलब इसको आप क्या बोल दोगे, कंजुगेट बेस। बेस ये बेस है, अब बेस यहाँ भी है, बेस यहाँ भी है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट साइड आते हैं उनमें हम लोग क्या लगाते थे, कंजुगेट लगा देते, मतलब ये किसी एसिड से ये आपका H निकलने के बाद ये प्रोड्यूस हुआ हुआ, और ये कंजुगेट, इसको हम लोग क्या बोल दोगे, कंजुगेट एसिड। मतलब जब भी हमारे पास कोई एसिड दिया है, एसिड ने अगर एक H प्लस निकाल दिया और निकालने के बाद जो भी आपका ये पार्ट बच रहा है उसको हम लोग एक ही निकालना है। एसिड जो भी है, एसिड्स जो भी कंपाउंड है, मान लो कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड ने एक H प्लस, जैसे मान लो, ध्यान देना, ऐसे मान लो हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, कंपाउंड ने क्या किया, H प्लस निकाल दिया और ये किसी दूसरे में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसने H प्लस दिया है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एसिड, रिएक्टेंट साइड। और अब इसने H प्लस निकाला है तो इसको आप क्या बोल दोगे, कंजुगेट बेस बोलोगे। एक ही H प्लस निकालना है, दो नहीं निकालने के साथ, पहला H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई एक ये कंपाउंड है और इसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया हुआ है, ध्यान देना, एक ही H प्लस डालना एक बार में, अगर दो डाल दिए तो फिर वो कंजुगेट नहीं कहलाएगा। ऐसे मान लो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोई एक कंपाउंड बन गया, इसको आप क्या बोलोगे, कंजुगेट एसिड, और ये क्या बन जाएगा हमारा बेस। आया समझ में? तो ये कंजुगेट की कहानी है कि कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें से एक H प्लस निकाल दो, अगर इससे कंजुगेट बेस बनाना है तो उसमें एक H प्लस डाल दो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, जैसे मान लो HCl दिया हुआ है, HCl का हमें क्या बनाना है, इसका कंजुगेट बेस बनाना है। तो कंजुगेट बेस के लिए क्या करोगे सर, HCl कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब जैसे मान लो हमारे पास H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4 का मुझे कंजुगेट बेस बनाना है, तो कंजुगेट बेस क्या बनेगा इसका, एक H प्लस निकालना तो क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव। आया समझ में? अगर मुझे ये पूछा है कि HSO4 नेगेटिव का कंजुगेट बेस कौन सा होगा, तो इसमें से एक और निकाल लो, SO4 डाई नेगेटिव। क्या ये H2SO4 का कंजुगेट बेस
SO4 डाई नेगेटिव है? नहीं है, क्योंकि इसमें से 2 H प्लस एक साथ निकले। एक बात आप ध्यान रखना। आया समझ में? तो ये हमारे पास क्या हुआ है, H प्लस, एक एक H प्लस निकालते जाओ और आप क्या करो उसमें से कंजुगेट, जैसे आपसे बोल दिया सिंपल, ये आप लिख लो पूरा का पूरा, अच्छे से नोट कर लो। बहुत प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चन कंजुगेट एसिड बेस में, तो ये आप ध्यान रखना कैसे हम कंजुगेट निकालते हैं, ये आप नोट कर लेना। अब जैसे मान लो लुईस अभी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है H2, H2O का मान लो आपसे बोला कि आपको कंजुगेट बेस बनाना है, तो आप क्या करोगे, कंजुगेट बेस कैसे बनाओगे, कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करोगे आप, कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें एक H प्लस दे दोगे, इसमें एक आप H प्लस दोगे, इसमें आप एक H प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इसमें आप H प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा H प्लस निकालोगे तो OH नेगेटिव, और इसी का अगर मैं कंजुगेट एसिड बनाऊं क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको H प्लस देना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, जैसे दिया हुआ है हमारे पास। जल्दी जल्दी से कंजुगेट बेस बनाओ, जल्दी जल्दी से कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड बनाओ जल्दी जल्दी। तो क्या आएगा इसमें, एक और निकाल लो CO3 डाई नेगेटिव, इसमें क्या करो एक H प्लस दे दो, जब भी कंजुगेट एसिड बनाना है मतलब H प्लस दे दो, H2CO3 नेगेटिव, इसका क्या बन जाएगा, इसमें से और एक H प्लस निकल नहीं सकता, मतलब इसका कंजुगेट बेस पॉसिबल नहीं है, H प्लस ही नहीं है तो क्या बनाओगे, कंजुगेट एसिड बनाना तो क्या करोगे HCHSO3HSO4 नेगेटिव, एसिड बनाना है एक H प्लस दे दो उसको, अगर बेस बनाना है कंजुगेट तो एक H प्लस उससे निकाल लो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेने देने की होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें बच्चों इसमें कोई हमारा H प्लस बचा ही नहीं है, तो कंजुगेट बेस हमारा नहीं बन पाएगा। अब जैसे मान लो ये हटा रहा हूँ, अब जैसे मान लो आपको दिया हुआ है NH4 प्लस, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनाना है और एक कंजुगेट एसिड बनाना है। क्या ये एक और H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, ऑलरेडी इसके पास कोई, देखो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या ऑलरेडी इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। देखो होता क्या है, अब आप लोगों ने GOC पढ़ ली है तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। जो बेस रहता है उसके पास क्या रहता है बच्चों, लोन पेयर रहता है, और ये लोन पेयर किसको डोनेट करता है, देखो एक्चुअली क्या होते हैं, जो बेस रहते हैं बेस के पास क्या रहता है बच्चों, लोन पेयर रहता है। लोन पेयर क्या करते हैं, वो H प्लस को डोनेट करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला है कि अमोनिया वालों में हम लोग जैसे एनलिन वेलिन वगैरह में हम लोग डीलोकलाइज लोकलाइज, लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H प्लस को। तो जो ब्रॉन्स्टेड लूरी कॉन्सेप्ट में जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, लोन पेयर किसको डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट H प्लस, मतलब एक्सेप्ट H प्लस कैसे करते हैं, डोनेट लोन पेयर टू H प्लस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया इसलिए बता दिया। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा BH पॉजिटिव, ये बेस था तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड। अब ये बताओ कि अमोनिया H+4 के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है, एक था ऑलरेडी वो H प्लस को दे चुका है, अमोनिया था NH3 था, NH3 ऑलरेडी H प्लस को एक ही लोन पेयर था वो दे चुका है, और क्या बना लिया इसने NH4 प्लस। क्या इसके पास लोन पेयर है, तो क्या ये फिर से एक क्या है, फिर से ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर पाएगा, तो इसका पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अगर किसी के पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, भले ही उसके पास लोन पेयर हो ना हो, फिर वो दोबारा लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है। अभी मैं बात करूँगा इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट, एक H प्लस निकाल लो कंजुगेट एसिड, तो अमोनिया इसका बन जाएगा।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे फॉर एग्जांपल H3O+, इसका अगर मैं कंजुगेट बेस बनाऊं, इसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर तो है लेकिन ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेगा ये लोन पेयर, इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी H+ के लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही कम, डोनेट ही नहीं कर पाएगा, तो इसका कंजुगेट बेस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, इसकी डोनेटिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो इसका कंजुगेट बेस नहीं बनेगा। और इसका कंजुगेट एसिड क्या बन जाएगा, H2O, H+ रिमूव करना है कंजुगेट एसिड बनाने के लिए। तो सॉरी गड़बड़ हो गया ये यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया है। कंजुगेट बेस कैसे बनता है, H+ रिमूव करने के बाद, तो कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा इसका NH3, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसका NH3, इसका कंजुगेट एसिड नहीं बन पाया, क्योंकि कंजुगेट एसिड कब बनेगा, जब H+ को ही एक्सेप्ट करेगा, ये H+ को एक्सेप्ट नहीं। ऐसे ही यहाँ पे H2O कर लो, तो यहाँ पे ये नहीं कर पाएगा, उल्टा हो गया है। आ गया समझ में यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया कंजुगेट, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, कंजुगेट सही था, कंजुगेट एसिड ही था। तो कंजुगेट एसिड बनाना है तो H+ को आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, और H+ एक्सेप्ट ये कर नहीं सकता है, तो कंजुगेट बेस क्या बन जाए, कंजुगेट बेस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, H+ इससे रिमूव करना पड़ेगा, सही है। ये हमारा कंजुगेट बेस H2O बन जाए, कंजुगेट एसिड इसका नहीं बनेगा। एसिड बनाना है कंजुगेट तो H+ को दे दो, और कंजुगेट बेस बनाना है तो H+ को निकाल लो। हमेशा ऐसे याद रखना कि जब भी मुझे कंजुगेट बेस किसी का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप उससे H+ रिमूव कर लो, और जब भी मुझे कंजुगेट एसिड बनाना है तो H+ ऐड कर लो। जो ये एसिड डोनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो कंजुगेट बनाना तो आप क्या करो, उसको एक्सेप्ट करा दो, ये आ गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों हमारा, देखो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जो रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे वो जल्दी H+ एक्सेप्ट करेंगे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा बहुत इजीली H+ निकालेगा, और जो आपका कंजुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल बन रहा होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनेगा, कंजुगेट बेस, वो क्या होता है हमारा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा मतलब वो H+ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कम करेगा, तो क्या बन जाए इसका, वीक कंजुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग का वीक बनेगा। ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करेगा, जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, वीक कंजुगेट एसिड। जो कंजुगेट मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कंजुगेट बेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं हमारे, वीक रहते हैं, और वीक एसिड का जो हमारा कंजुगेट एसिड रहे, वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस रहेगा वो कैसा रहेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब वो अनस्टेबल रहेगा, तुरंत वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड में आने की कोशिश करेगा, तुरंत क्या हो जाएगा हमारा। तो ये आप याद रखना कि स्ट्रॉन्ग के वीक बनते हैं, वीक के स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ऐसे ही अगर मेरे पास वीक एसिड और बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड का जो बेस बने कंजुगेट बेस, तो वीक का कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग, और इसका क्या बनेगा, जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग। ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग का जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस रहता है वो क्या रहता है बच्चों, हमारा वीक रहता है, और जो वीक का रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, जो हमारा वीक का रहेगा, वीक का हमारा कैसा रहेगा, हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा।
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आप लिख लेना पूरे के पूरे तो स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल HCl है, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका जो कंजुगेट बनेगा Cl नेगेटिव, कंजुगेट बेस। Cl नेगेटिव क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये हमारा ये Cl नेगेटिव स्टेबल है, तभी तो हमारा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्टेबल बन रहा है। ये क्या है हमारा, स्टेबल है, स्टेबल है मतलब ये जो इसने H प्लस प्रोड्यूस किया, इससे रिएक्ट करके ये बैकवर्ड में बहुत जा ही नहीं रहा होगा, इसलिए क्या बन जाएगा, ये स्टेबल। स्टेबल हो गया मतलब ये क्या होगा, H प्लस से वापस रिएक्ट करके वापस नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, वीक कंजुगेट बेस। वही अगर मैं CH4 ले लेता हूँ, इससे मैं H प्लस निकलवाता हूँ, भाई निकालो कैसे भी करके, इसने निकाल दिया, इसने H प्लस दे दिया। अब मुझे मालूम है कि ये क्या है हमारा, ये कंजुगेट बेस है, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव, आतंक मचा देगा कार्बन पे नेगेटिव, समझ रहे हो ना, कार्बन पे नेगेटिव मतलब हाईली अनस्टेबल, उछल कूद मचाएगा भयंकर वाला ये, और भयंकर वाली उछल कूद मचाएगा तो जहाँ पर भी ये H प्लस मिलेगा तुरंत रिएक्ट करके कहाँ चला जाएगा, ये बैकवर्ड में चला जाएगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या बन गया हमारा, अनस्टेबल, क्योंकि जो H प्लस निकलने के बाद अनस्टेबल बन रहा है, और अनस्टेबल बनेगा तो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बनेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आगे समझ में, तो ये आप ध्यान रखना। अब मैं सिंपल में बोल सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास अरेनियस, देखो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितने भी अरेनियस के एसिड हैं सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऑल दी अरेनियस एसिड्स आर ब्रोस्टेड लोरी एसिड। जितने भी, देखो इसके अंदर अगर बॉटल लो ना लो सब आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ऑल दी अरेनियस, क्या ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरेनियस एसिड्स आर क्या हो सकते हैं, ब्रोस्टेड लोरी एसिड्स। आया समझ में, ऐसा हो सकते हैं कि इसके जो अरेनियस के जो एसिड थे वो इससे क्या हो जाएंगे, रोस्टेड के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास लुईस। लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिड क्या होते हैं। देखो लुईस ने जो भी बात की थी वो लॉन पेयर के टर्म में बात की थी, लॉन पेयर। एसिड क्या होंगे, एक्सेप्ट दी लॉन पेयर। भैया जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो लॉन पेयर एक्सेप्ट कब करेंगे, जब इनके पास क्या हो, बैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में इनके पास बैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, तो क्या करेंगे, जो ऐसे कंपाउंड जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या बन जाएंगे हमारे, लुईस एसिड। बेस कौन से थे बच्चों, डोनेट दी लॉन पेयर। और लॉन पेयर डोनेट कब करेंगे, इनके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव लॉन पेयर होना चाहिए, मस्ट हैव। लॉन पेयर नहीं है तो फिर हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। आया समझ में, तो ये आप ध्यान रखना, ये सिंपल डेफिनेशन। अरेनियस H प्लस और OH माइनस, वाटर जल में ही वो भी दे रहा है, वाटर में ही बात की थी H प्लस और OH माइनस। उससे थोड़े बड़े वाले आए कौन से, ब्रोस्टेड लोरी, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो H प्लस देगा वो एसिड और जो H प्लस लेगा वो बेस। सिंपल, कोई उन्होंने सॉल्वेंट की कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं की। ऐसे ही अब अगर हम लुईस की बात करें तो लुईस ने तो ये कॉन्सेप्ट ही हटा दिया कि H प्लस और OH माइनस चाहिए। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो ऐसे कंपाउंड जो लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे होंगे, जो लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो क्या बन जाएंगे हमारे,
एसिड बन जाएंगे। जो लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे वो बेस बन जाएंगे। इन्होंने H+ और OH की इन्होंने बात ही खत्म कर दी। अब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे, जैसे हम लोग BF3 को हम लोग बेस बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं हम लोग, CO2 को हम लोग एसिड बोल देते हैं कि एसिडिक नेचर है, ऐसे बोलते हैं ना, SO3 CO2 ये वगैरह क्या होती हैं, एसिडिक बोलते हैं ना इनको, एसिडिक। एक्चुअली इनके पास ना H+ है ना OH-, फिर इनको हम एसिड क्यों बोल रहे हैं? कोई H+ तो ये है ही नहीं है, तो ये एसिड क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली क्या करते हैं ये, जब ये हम वाटर में डिजोल्व कराते हैं, वाटर से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, वाटर से क्या करते हैं, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये कैसे लुईस की तरह रहते हैं। वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, H2O + CO2, तो रिएक्शन तो हमारी बहुत कम होती है, लेकिन क्या बनाते हैं, H2CO3। तो इसने क्या किया, जो वाटर का लोन पेयर है वो अपने ऑर्बिटल जो भी रहता है उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप, जैसे मान लो अमोनिया है NH3 BF3, इसके पास क्या है, लोन पेयर, और इसके पास क्या है, बोरॉन के पास बैकेंड ऑर्बिटल, तो ये इसको बैकेंड ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो ये क्या बन गया हमारा, बेस, और ये एसिड। देखो ये तो कहीं H+ दे ही नहीं रहा, फिर भी इसको हम लोग एसिड बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, जो लोन पेयर, और यहाँ पे जो भी लोन पेयर का डोनेशन है या लोन पेयर का जो लेना देना होता है वो किसके थ्रू होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो ऐसा क्या बन जाता है, बताया था आपको, NH3 BF3। ये कौन सा था, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको हम लोग। तो सिंपल कहानी है भैया कि बेस के पास बैकेंट और लोन पेयर होना चाहिए, और ऐसा लोन पेयर जो डोनेट कर सके। अब ऐसा लोन पेयर नहीं जो डोनेट ही नहीं कर पा रहा है, डोनेट कर सके, और एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। लोन पेयर एक्सेप्ट कौन कर पाएगा, जिनके पास बैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर बैकेंट ऑर्बिटल खाली कराने की वो हो, कि वो क्या कर रहे हैं, बैकेंट ऑर्बिटल, आपका बैकेंट ऑर्बिटल हमारा खाली हो सके, या फिर वो ब्रेक करके कैसे भी जनरेट कर ले। तो ये आप ध्यान रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वही एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, फेमस एग्जांपल BF3। ये कौन सा बन गया, लुईस बेस, लुईस एसिड। तो ये जैसे जिनके पास भी बैकेंट ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल BF3 BCl3 BR3 AlCl3 BH3, जिनके पास भी बैकेंट रहते हैं, FeCl3 ले सकते हो आप, ETC। लुईस एसिड की तरह, हमारे लुईस बेस की तरह कौन कौन से कर सकते हैं, अमोनिया के पास लोन पेयर हो गया आपका, H2O के पास लोन पेयर हो गया, H2S के पास लोन पेयर हो गया, ETC, जिनके पास भी लोन पेयर रहते हैं, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, जिनके पास भी लोन पेयर है, सभी के सभी क्या बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे पूरे के पूरे हमारे लुईस एसिड, लुईस बेस। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मान लो एक कोई B है हमारा, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसको आप क्या बोल दोगे, लुईस बेस। किसी को भी ये लोन पेयर कर सकता है, मान लो A है, A के पास बैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर जिसको भी डोनेट करेगा। अब मान लो ये गलती से A, देखो इसमें आप एक बात और ध्यान रखना, H+ भी आता है, H+ के पास भी तो बैकेंट ऑर्बिटल है, H+ के पास भी तो बैकेंट ऑर्बिटल है, तो H+। अगर ये गलती से A अगर हमारा H+ हो गया, तो ये लुईस बेस किसकी कैटेगरी में आने लगेगा, ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपको बताया था कि ब्रोंस्टेड लोरी में बेस क्या होता था, जो लोन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है, अगर H+ को चला गया तो वो ब्रोंस्टेड वाला बन जाएगा, नहीं तो वो लुईस तो है ही। कहीं पर भी अगर किसी को भी वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो हमारा लुईस बेस है। अगर वो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो H+ हो गया तो वो हमारा जो लुईस वाला था वो किस कैटेगरी में आने लगेगा, फिर हमारा वो ब्रोंस्टेड में आने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऑल दी ब्रोंस्टेड लोरी बेस आर लुईस बेस। आया समझ में, एक पॉइंट ये था, बट
ऑल दी लुईस बेस आर नॉट दी ब्रोंस्टेड-लोरी बेस, ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिल जाएगा। और एक और हम लोगों ने क्या लिखा था इससे, ऑल दी अरेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स बट ऑल दी ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स आर नॉट दी अरेनियस एसिड। ये ध्यान रखना, ये दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना और सोचना है इनके बारे में। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि भाई ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ये हमारे पास क्या हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अरेनियस जो H+ और OH- जो H+ दे रहा है वाटर में, एसिड जो OH- दे रहा है वो बेस। और इन दोनों की जब रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन तो क्या होता है, वाटर बनता है। वाटर सिर्फ किसमें बनता है, अरेनियस एसिड बेस में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रोंस्टेड-लोरी, तो ब्रोंस्टेड में क्या होता है, जो H+ देगा वो एसिड और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस। इन्होंने मीडियम की कोई बात नहीं की थी। और उन्होंने एक बात और की थी, कंजुगेट जो एसिड का कंजुगेट क्या बनेगा, कंजुगेट जो H+ निकालने के बाद एसिड से आप H+ निकालोगे तो जो हमारा बनेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कंजुगेट बेस बोल देंगे। और जो बेस जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसे कंजुगेट एसिड बोल देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट वीक होता है और वीक का स्ट्रॉन्ग होता है, ये हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की, लुईस कॉन्सेप्ट की। तो लुईस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो लुईस में क्या था, सिंपल होता था कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा, अब लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस बन जाएगा, जिसके पास भी लोन पेयर है सभी के सभी क्या बन जाएंगे, हमारे लुईस बेस बन जाएंगे। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो कंजुगेट जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो लुईस एसिड। कौन कौन से हो सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए पास बैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए बैलेंस शेल में, H+ BF3 ये सब बहुत सारे हमारे कंपाउंड रहते हैं जो हमारे क्या करते हैं, कंजुगेट लुईस एसिड की तरह हमारे एक्ट करते हैं। और ये आप स्टेटमेंट आप देख लेना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग pH स्केल स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, इस क्लास में हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसको आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो भी लेक्चर आता है तुरंत आपको पूरा का पूरा टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं डिले नहीं करना है देखने में कि आज का कल देख लिया, कल का परसों देख लिया, ऐसा नहीं करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आप सही से फॉलो करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, और नहीं फॉलो करोगे तो फिर सबसे टफ चैप्टर माना है। सबसे टफ कब माना जाता है, जब आप टीचर को फॉलो नहीं करोगे। ओके बच्चों, और जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग जूम क्लास में अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों।